हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने बात की अबाउट एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको सॉल्व किया। और आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ योर सबसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी? सबसे पहले हमने बात की सेट की, ठीक। फिर जो है सेट को नाम कैसे देते हैं, यानी कि उसके बाद हमने देखा कि सेट बिल्डर फॉर्म, और फिर एक और होता है रोस्टर फॉर्म। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, और अब हम बात कर रहे हैं अबाउट सबसेट। अब ये सबसेट क्या चीज़ है, चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल में होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल, ठीक है। तो ये आपका स्कूल है और इसके अंदर तमाम जितने स्टूडेंट हैं उनका जो कलेक्शन है वो है आपका सेट x। अब आपको ये चीज़ पता है कि जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट है एक स्कूल में वो सेट ज़रूर बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाएगा? क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसके बाद मान लीजिए ये आपका क्लासरूम है, दिस इज़ योर क्लास 11th, ठीक है। तो अब मैं एक नया सेट बनाती हूँ y इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11, ठीक है। तो इसका मैंने एक सेपरेट सेट बनाया है y। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये पूरा x है और ये जो y है ये इस x का एक पार्ट है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं क्लास 11th में वो स्टूडेंट स्कूल के भी क्या है, स्टूडेंट हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा सेट की भाषा में बात करूं तो जो y के एलिमेंट हैं वो x के भी एलिमेंट हैं। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि y इज सबसेट ऑफ x, ठीक है। कि जो y है वो आपका x का क्या है, सबसेट है, यानी कि सेट का ही एक पार्ट है। y के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो x के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो अ सेट A इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ B। ए को जो है सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कहा जाएगा? इफ़, यहाँ से देखिए ध्यान से कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का जो है हर एक एलिमेंट वो बी का भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्लास 11 के हर एक स्टूडेंट जो है वो पूरे स्कूल का भी क्या था, एक स्टूडेंट था। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं कुछ इस तरह से कि जो आपका सेट ए है इट इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देख रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और अगर आप आर.डी. शर्मा में देखते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी। तो वहाँ पे जो है आपको नीचे से एक और डंडी दिखाई देगी। ये कुछ अगर आप इनको समझ पा रहे हो तो ये नंबर्स के जैसे हैं। जैसे कि मान लीजिए 3 इज़ लेस देन 5 होता है, और एक ये भी हो सकता है कि 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। ये दोनों केस कैसे हैं, सही है। 3 जो है 5 से छोटा है, इस केस में 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, लेस देन और है ना, और इक्वल है, मतलब या तो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, या तो ये सबसेट होगा, मतलब एकदम प्योर सबसेट होगा, या फिर कभी कभी ये ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। ये इसका मतलब है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोशन के लिए कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ कि ये है ए इज सबसेट ऑफ बी। फिलहाल हम जो है इसकी बात करते हैं, इसको फिर से देखते हैं कि कैसा इसका मीनिंग आता है, ठीक है। सो इस चीज़ को जो है एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। इसी डेफिनेशन को मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी इफ़ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसका क्या मतलब हुआ
कि ए जो है वो बी का सबसेट तब कहलाएगा अगर ये स्मॉल ए, हमें पता है कि जो स्मॉल ए होता है, जो स्मॉल लेटर से वो एलिमेंट को हम डिनोट करते हैं, और जो कैपिटल लेटर होता है इसको हम सेट के लिए नाम रखते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल एलिमेंट है, जो आपका ए है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो ए है वो कैपिटल बी का भी एलिमेंट है, वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ये एरो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, सो यही डेफिनेशन को हमने इस छोटे से फॉर्म में लिख दिया। मैथ्स का मतलब ही क्या होता है कि मैथ्स के अंदर हम जो थ्योरेटिकल बातें हैं उनको हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो दो सेंटेंस में हमने डेफिनेशन देखी उसको हमने जो है एक लाइन में देख लिया सिंबल्स के फॉर्म में। सो ए इज सबसेट ऑफ बी इफ स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल बी। ठीक है, तो ये जो है सबसेट का मीनिंग है। चलिए एक एग्जाम्पल से सबसेट को समझते हैं। मान लीजिए आपका सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 वो बी के अंदर भी है 1 2 3 4। ठीक है, एक्स्ट्रा है 5, लेकिन ये जो सेट बी है वो सेट ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। ठीक है, सो इस केस में हम क्या कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये भी तो हो सकता है कि सेट ए और सेट बी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी है आपका 1 2 3, है ना। तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि जो ए के सारे एलिमेंट हैं वो बी के अंदर हैं। आप ये भी कह सकते हो कि जो बी के एलिमेंट हैं वो ए के अंदर हैं, है ना। तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन यहाँ नीचे हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। हालांकि इस केस में तो ए क्या है, इक्वल है, लेकिन जो मैं ये सिंबल की बात कर रही थी वो यहाँ पर इसका मीनिंग है कि ये भी हो सकता है। कई बार जब भी हम आगे कुछ थियरम्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे कई बार हमारे पास दोनों सेट की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हमारे पास ये होता है कि वो एक सेट जो है दूसरे सेट में कंटेन करता है। ठीक है, सबसेट जब हम कह रहे हैं इसको हम ये भी कहते हैं कि ए इज़ कंटेन्ड इन बी। या तो हम ये बोल दें कि ए जो है बी का सबसेट है, या तो ये बोल दें कि ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ये भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर हमें ये मालूम नहीं रहता है कि ये दोनों इक्वल हैं या एकदम प्रॉपरली कंटेन्ड है। ठीक है, तो इस केस में ये हम कहते हैं कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब ये प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है? प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि एक एलिमेंट बी के अंदर ऐसा ज़रूर होगा जो ए के पास नहीं होगा। प्रॉपर का मतलब ये होता है कि बी बड़ा रहेगा और ए छोटा होगा। बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होगा। उस केस में हम कहते हैं कि ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सिंबल है, सिर्फ जो आपको सी जैसा दिख रहा है, ये सी नहीं है, दिस इज़ लाइक दिस। जैसे यू को अगर आप घुमाओगे तो इस तरह का सिंबल है। तो ये जो है प्रॉपर सबसेट को दिखाता है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब बताया मैंने कि एक मेंबर, अगर ये ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, तो एक मेंबर जो है बी के पास ऐसा ज़रूर मिलेगा, यानी कि देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होगा। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 5 है, देयर एग्जिस्ट 5 जो कि बी में कंटेन कर रहा है, बट ये जो 5 है ये ए में कंटेन नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है सबसेट का मीनिंग समझ में आ गया है। चलिए, अब जब भी हम सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट की बात ज़रूर होती है। अब सवाल ये है कि अगर आप एम्प्टी सेट की बात करें तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? तो देखो, अगर मैं कोई भी सेट लेती हूँ, मान लीजिए ए मैंने वापस से 1 2 3 ले लिया है। ठीक है, तो कोई भी सेट ले लो,
एम्प्टी सेट उसका हमेशा एक सबसेट ज़रूर होगा। ठीक है, देखो अगर 1 2 3 के अलावा मैं कहूँ कि ए के अंदर और क्या है, तो 1 2 3 के अलावा ए के अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मतलब एम्प्टी सेट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एम्प्टी सेट है ना, वो ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आप ये पूछोगे कि क्या एम्प्टी सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, तो आंसर है यस, एम्प्टी सेट जो है अपने आप का भी सबसेट होता है। ठीक है, और यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, ए ले लिया, ए के पास क्या है, 1 2 3 है। फिर से मैं ए लेती हूँ, ए के पास क्या है, 1 2 3 है। तो ये डेफिनेशन को होल्ड करता है ना कि ए के पास जो है इस ए के सारे एलिमेंट हैं। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ज़्यादातर हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें पता है कि ये एकदम प्रॉपर सबसेट है तो वहाँ पे हम नीचे का जो इक्वल साइन है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल वाला लिखा है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। और यहाँ पे एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट, कोई भी सेट ले लो। ठीक है, और इस वाले स्टेटमेंट से हम ये भी बता सकते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है कि एम्प्टी सेट जो है वो अपने आप का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ओके ओके, अब ये देखते हैं कि कोई भी सेट ले लिया मैंने, मान लीजिए ए ले लिया मैंने, फिर से यही लेती हूँ मैं 1 2 3। ठीक, तो मैं इसके कितने सबसेट बना सकती हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं B1 देते हैं, B1 लेती हूँ मैं एक 1, B2 लेती हूँ मैं एक 2, B3 लेती हूँ मैं 3। अब एक चीज़ तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये 1 है ये इस ए के अंदर भी है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि B1 जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। उसी तरह से मैंने एक और बनाया, कौन सा, B2 के अंदर क्या रखा, सिर्फ मैंने 2। तो ये जो 2 है ये इस ए के अंदर भी कंटेंड है, तो B2 भी किसके अंदर कंटेंड है, ए के अंदर। कंटेंट बोलूँ या फिर सबसेट बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब B3 भी किसके अंदर कंटेंड है, ए के अंदर है। आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैंने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया है क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम कंफर्म ये चीज़ बात पता है कि ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, उसी तरह से मैं B4 बना सकती हूँ। B4 क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। B5 एक और सबसेट बनाया मैंने, कौन सा, 1, 3। एक और बनाते हैं B6, वो हो सकता है, क्या बच गया, 2, 3। ठीक है, और B7 क्या आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने तो 2 2 के पेयर में तो ले लिया, 1 2 1 3 2 3। ठीक, अब आप सोचोगे कि 3 1 ले सकते हैं क्या, लेकिन हमको पता है कि 3, 1 3, 1 ये एक ही सबसेट होता है क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। उसी तरह से 2, 1 भी B4 को रिप्रेजेंट करेगा और 3, 2 भी B6 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या बन सकता है, अभी हमने ऊपर के 2 स्टेटमेंट में देखा कि जो आपका सेट ए है ये खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो मैं कलेक्शन बना रही हूँ सबसेट्स का, तो मैं एक ए भी ले सकती हूँ। ठीक है, अब B8 मैं एम्प्टी सेट ले सकती हूँ। तो इस सेट ए के जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट हैं, उसके कितने सबसेट बन पा रहे हैं, 8 सबसेट बन पा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं इसके लिए भी फॉर्मूला है।
ठीक है, और वो फॉर्मूला है आपका 2 की पावर n। सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट इज 2 to the power n। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज n? n मतलब क्या है यहाँ पे? n इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। अब हमने पढ़ा है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इस केस में इन अबाउ एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि जो कार्डिनल नंबर था ए का, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये किसके बराबर आ गया? 2 की पावर, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, तो कितना आंसर आ गया इसका? 8 आ गया। तो आपने देखा कि इसके 8 क्या निकल के आए? सबसेट निकल के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है किसी भी सेट के पास कितने एलिमेंट दिए गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके कार्डिनल नंबर की मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि उसके सबसेट कितने हैं। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैंने क्या कहा कि ए अगर आपका 1, 2, 3 है, बी आपका 1, 2, 3 है, तो हमने ये कहा कि ए जो है वो बी का क्या है? सबसेट है। तो आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे ना कि बी आपका जो है वो क्या है? ए का सबसेट है। ठीक है, तो जब दो सेट इक्वल होते हैं तभी ये बात ट्रू होती है कि उस केस में ए जो है वो बी का सबसेट होता है और बी जो है वो ए का सबसेट होता है। दिस इज ओनली ट्रू इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि 2 सेट्स, और यू कैन से ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको समझना होगा। इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, आप यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ऐसा लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ का? इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर ए बी के बराबर है तो ये वाली बात सही होगी, यानी कि दिस इम्प्लाइज, ये बात कहेगी कि दिस इम्प्लाइज कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। प्लस अगर ए जो है वो बी का सबसेट है और बी भी जो है वो ए का सबसेट है, तो ये चीज़ भी इम्प्लाई करेगी कि ए जो है वो बी के बराबर है। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। अगर ये बात है तो वो इस चीज़ को इम्प्लाई करेगी, अगर ये बात है तो वो इस चीज़ को इम्प्लाई करेगी। ठीक है, अब हमको ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम इसे इफ़ एंड ओनली इफ़ कहते हैं। लिखने के फॉर्म में हम ऐसा कहते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ कंटेंड इन बी एंड बी इज़ कंटेंड इन ए। अब ये हमारे बड़े काम की चीज़ है। जब भी हमको 2 सेट को इक्वल दिखाना होगा ना, उस केस में हम एक बार ये दिखाते हैं कि ए जो है बी के अंदर कंटेंड है और एक बार ये दिखाते हैं कि बी जो है वो ए के अंदर कंटेंड है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपका एक सेट है, पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है। वैसे ए इज इक्वल टू 1, 3, बी इज इक्वल टू 1, 5, 9, सी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद। अब आपने ये देखना है और इसी के साथ एक एम्प्टी सेट भी दे रखा है। ओके, अब ये है आपका सेट ए, बी, सी और एम्प्टी सेट। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन से
सेट जो है वो एक दूसरे में कंटेंड है, मतलब सबसेट्स देखना है हमें, ठीक है। तो देखो ये 1 3 है, तो अगर मैं सेट बी में देखती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 3 भी होता तब हम कहते हैं कि ए जो है बी के अंदर कंटेंड है। सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, डेफिनेशन में था ना कि एवरी एलिमेंट, ओके। अब इसके अंदर देखो सी के अंदर, इसके अंदर 1 भी है, 3 भी है, प्लस 5 7 9 भी है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ए है इट इज़ कंटेंड इन सी। यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि सी के पास जो है 1 और 3 के अलावा भी और एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपकी पहला हमने देख लिया। उसी तरह से बी के पास है 1 5 9 और सी के पास है 1 5 9, ठीक है। तो उसी तरह से हम ये भी कहते हैं कि बी जो है वो प्रॉपर्ली कंटेंड है किसके अंदर? सी के अंदर, ओके। और आपको ये चीज़ पता है कि जो एम्प्टी सेट है वो एम्प्टी सेट क्या होता है? हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट जो है वो ए का भी क्या है? सबसेट है। एम्प्टी सेट बी का भी सबसेट है और एम्प्टी सेट जो है वो सी का भी सबसेट है। लेकिन ये जो सी है वो ना बी का सबसेट है ना ए का सबसेट है, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि क्या ए जो है वो एम्प्टी सेट का सबसेट है? बिल्कुल भी नहीं है। ए के अंदर क्या है? 1,3, लेकिन एम्प्टी सेट के पास तो 1,3 है ही नहीं, इसलिए ए जो है वो एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि पता होनी चाहिए हमको, ओके। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है। एक सेट है ए जिसके अंदर है 1, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। एक सेट है आपका बी जिसके अंदर देखो क्या है? कर्ली ब्रैकेट 1, 2, नहीं क्लोज। फिर आपके पास है सी, इसके अंदर है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आपका जो ए है वो बी का सबसेट है या फिर ए जो है वो सी का सबसेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस ए में ये 1 एलिमेंट, इसका 1 जो है इसका एलिमेंट है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 1 जो है वो ए का क्या है? मेंबर है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे ये 1 नहीं, ये सेट के साथ इसका मेंबर है, यानी क्या कि कर्ली ब्रैकेट 1 जो है वो बी का मेंबर है। इट इज़ नॉट सबसेट, इट इज़ मेंबर है ना, ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये मेंबर है। मेंबर को आप बिलोंग से प्रेजेंट करते हो, सबसेट से प्रेजेंट नहीं करते हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि जो आपका 1 जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सेट है, ये अपने आप में एक सेट है, ये किसका मेंबर है? ये सी का मेंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क देखिए, ये एक सेट है और सेट जो है वो मेंबर बना हुआ है, ये भी एक सेट है, ये सेट जो है मेंबर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो एक एलिमेंट है, ये अपने आप में सेट है लेकिन बी का मेंबर है, ठीक है। और यहाँ पे केवल 1 है, कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। सो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपका सेट ए जो है वो बी या फिर सी का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि बी के पास 1 नहीं है। बी के पास क्या है? सेट 1 है, सेट के अंदर है 1। उसी तरह से सी के पास 1 नहीं है, ये सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 है, ओके। सो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी। लेकिन बी के अंदर क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2 और सी के पास क्या है? कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। तो सी के पास जो है ये दोनों मेंबर हैं बी के, तो यहाँ पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि बी जो है वो सी का क्या है? सबसेट है, ओके। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ तो कंफर्म है कि एम्प्टी सेट वो ए का भी सबसेट होगा, एम्प्टी सेट बी का भी सबसेट होगा, एम्प्टी सेट सी का भी सबसेट होगा, ठीक। अब बात करते हैं अबाउट रियल नंबर्स के सबसेट। सो सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हमें पता है कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? नेचुरल नंबर से।
ओके, ये नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने पहले भी कहा था कि इस पे हम ये बार लगाते हैं इसको एक यूनिक अल्फ़ाबेट बनाने के लिए, क्योंकि हम किसी भी सेट को जो है n नाम दे सकते हैं, राइट। लेकिन ये वाला जो n है ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के सेट को मिलता है। तो ये है आपका 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। ये आपका इंटीजर का सेट, इसके अंदर आपका आता है 0, 1, 2, 3, इस साइड प्लस इन्फिनिटी तक, -1, -2, -3, इस साइड माइनस इन्फिनिटी तक। ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर। उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर क्यू, ठीक है। अब रैशनल नंबर के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, आज तक आपने जो है रैशनल नंबर का जो सेट है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखा होगा, आज से आप लिखना शुरू करेंगे। तो इसके अंदर ऐसे नंबर आते हैं x सच दैट, कि x क्या होता है, x होता है आपका p/q के फॉर्म में, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, p and q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। और क्या होता है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। और डिटेल में आप ये भी बता सकते हो कि आप p और q को क्या करते हो, ज़रूरी नहीं है रिड्यूस करते हो, दूसरे केस में होता है। बट हाँ, सेट ऑफ रैशनल नंबर में क्या आता है, ऐसे x आते हैं जो उसको हम p और q के फॉर्म में लिख सके, p/q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पे q जो है वो नॉन ज़ीरो होता है और p और q क्या होते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। तो मैंने सेट ऑफ रैशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक। अब तीसरा आता है आपका, मैंने पहले भी कहा था कि QC, या फिर आपकी बुक में NCERT की बुक में जो है T से डिनोट किया गया है, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आप थोड़ा बहुत सोचते हैं कि जिस तरह से हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या उसी तरह से मैं इन इरेशनल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकती हूँ क्या, कैन आई राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा आप इस चीज़ पे सोचिएगा ज़रूर, ओके। और इसके बाद हमारा सबसे बड़ा सेट आता है कौन सा, रियल का सेट आता है। चाहे तो आप सिंपल आर लिख दीजिए, लेकिन आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाएंगे तो ऐसे आर भी लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, ओके। सेम क्वेश्चन है मेरा, क्या हम सेट ऑफ रियल नंबर को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम कभी भी सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि इंटीजर्स के पास सारे नेचुरल नंबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ठीक है, आप फिलहाल नॉर्मल एनी लिखिए, वो आपका इंटीजर का क्या है, वो आपका इंटीजर का क्या है, सबसेट है। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं, ओके। जो आपका सेट ऑफ इंटीजर है वो किसका सबसेट होगा, रैशनल नंबर का, क्योंकि सारे रैशनल नंबर के अंदर आपका इंटीजर भी आ जाता है। बस आपने क्या करना है, क्यू की जगह 1 ले लेना है। जब आप क्यू की जगह 1 लोगे तो ये एक इंटीजर ही बन जाता है, ठीक है। और आपका जो ये क्यू है, क्यू ये आपका रियल नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। क्यू मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये एकदम उल्टे नंबर है, ठीक है, इनका कोई मेल नहीं है। तो क्यू इरेशनल नंबर के अंदर नहीं आते, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो रैशनल नंबर आपका रियल नंबर का सबसेट है, उसी तरह से जो इरेशनल नंबर होते हैं ये भी आपका रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक। अब एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि सबसे छोटा सेट फिलहाल हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसके अंदर कंटेंट है, इंटीजर के अंदर। तो नेचुरल नंबर तो रैशनल नंबर के अंदर भी कंटेंट होगा, है ना, यानी क्या, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ क्यू। उसी तरह से नेचुरल नंबर तो रियल नंबर के अंदर भी आते हैं, तो नेचुरल नंबर जो है वो रियल के भी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। उसी तरह से इंटीजर भी जो है आपके रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक।
और इसके अलावा और कुछ बचा है? नहीं बचा है। ओके, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मान लीजिए ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, अब बी जो है वो सी का सबसेट है। तो दिस इम्प्लाइज, अब दिस इम्प्लाइज यूज़ करना आपको आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ए जो है वो सी का भी क्या होगा? सबसेट होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे कि 3 जो है वो 5 से छोटा है और 5 जो है वो 7 से छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि 3 इज़ लेस देन 7। उसी तरह से if a is less than if a is subset of b, b is subset of c, this implies a is subset of c। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगी। देखो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है? इंटीजर जो है आपका रैशनल नंबर का सबसेट है। इसीलिए आपका, अगर मैं बीच में से इंटीजर हटा दूँ तो नेचुरल नंबर जो है रैशनल का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और आपका जो रैशनल नंबर है वो किसका सबसेट है? आर का है, इस तरह से। तो आप ये सीरीज़ को याद रख सकते हैं। सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। और ये जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर है ये इन सब नंबरों से बहुत अलग नंबर हैं। ये इन चीज़ों को इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपके जो ये टी है जो सेट ऑफ इरैशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं वो आप अलग से लिख सकते हो कि वो जो है आर का क्या है? सबसेट है। ठीक है, आई होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, जो भी डाउट है मैंने क्लियर करने की कोशिश करे हैं। अब जो है वीडियो के लास्ट पड़ाव में चलते हैं एंड दैट इज़ योर इंटरवल। ठीक, तो इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि रियल नंबर के कौन कौन से सबसेट हुए? नेचुरल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ, रैशनल हुआ, इरैशनल हुआ। ओके, ऑब्वियसली जो एम्प्टी सेट है वो भी रियल का क्या होगा? सबसेट होगा। और जो रियल है वो भी अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक, लेकिन इनके अलावा भी और सबसेट होते हैं जिन्हें हम किस फॉर्म में देखेंगे? इंटरवल के फॉर्म में देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर की। ये इंटरवल क्या चीज़ होती है? ठीक है, और ये किस तरह से जो है ए का आर का सबसेट बनाती है। तो सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि आपकी जो रियल लाइन है ना वो बहुत सारे इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट से बनी हुई है। ठीक, और ये समझ लीजिए कि आप इसको कितना भी जूम कीजिए, इस लाइन को आप कितना भी जूम करेंगे इसमें कोई भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा है। अब ये जो रियल लाइन है इसके अंदर बहुत सारे इरैशनल नंबर है और बहुत सारे रैशनल नंबर है। ठीक, तो जब मैं रैशनल नंबर कह रही हूँ तो उसके अंदर इंटीजर, आपके नेचुरल नंबर ये ऑलरेडी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इनमें हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए जैसे कि मैं 2 पॉइंट लेती हूँ, ए कॉमा बी। ठीक है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी। मैं कहाँ से ले रही हूँ? सेट ऑफ रियल नंबर से ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर यहाँ से 0 शुरू हो रहा है और ये इस तरफ से पॉजिटिव की साइड है या फिर 0 कहीं भी हो। ठीक है, ऐसी जनरल बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो मुझे ऐसे 0 इसी साइड नहीं, मतलब ये कोई भी ये प्लस इन्फिनिटी तक को जा रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, कहीं पे भी 0 हो सकता है। और इस इंटरवल पे इस रियल लाइन पे मैं 2 पॉइंट्स लेती हूँ, ए और बी। इस तरह से लेती हूँ कि आपका ए छोटा है और बी बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बी जो है वो राइट साइड आएगा, ए जो है वो लेफ्ट साइड आएगा। तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरवल का मतलब ये होता है कि इस ए और बी के बीच में तमाम जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं इन इंटरवल को? पहला मैं ये बना सकती हूँ कि मैं इस ए और बी जो पॉइंट्स हैं इनको ना लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे होल हो जाएगा और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स ले लूँ। ठीक है, तो ए और बी को छोड़कर लेकिन इनके बीच के सारे पॉइंट्स, तो उसे हम कहते हैं ओपन इंटरवल।
ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल को किस तरह से डिनोट किया जाता है? ओपन ब्रैकेट से, ए कॉमा बी, इसे ओपन ब्रैकेट कहेंगे हम। तो इसके अंदर क्या आ जा रहे हैं? ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स, और ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? वो सारे पॉइंट्स आपके रियल नंबर हैं। ओके, तो ए कॉमा बी के अंदर ऐसे एक्स है, ऑब्वियसली एक्स रियल नंबर है, सच दैट कि ये जो एक्स है वो ए से बड़ा होगा और बी से स्ट्रिक्टली छोटा होगा। तो ऐसे पॉइंट्स को हम, ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इट्स ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ए और बी के बीच के तमाम जितने भी पॉइंट्स होंगे तो उसके अंदर रियल भी आएंगे, उसके अंदर रैशनल भी आएंगे और इरैशनल भी आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल होंगे और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल होंगे। ठीक, फिर बात आती है आपके दूसरे इंटरवल की। तो फिर से मैं ए लेती हूँ और बी लेती हूँ, और इस केस में मैं क्या करूँगी कि ए को भी इंक्लूड करूँगी और बी को भी इंक्लूड करूँगी और इनके बीच के तमाम जितने पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करूँगी। तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल यानी इसको किस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम ए कॉमा बी इस तरह से लिखते हैं। तो इसके अंदर ऐसे एक्स आते हैं, ऐसे रियल नंबर आते हैं सच दैट कि ये एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, ए से बड़ा या फिर ए के बराबर, बी से छोटा या फिर बी के बराबर। तो ए बी और इंक्लूड होंगे, उनके बीच के सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। फिर उसके बाद आता है कि हो सकता है कि ए पर क्या हो, फिर से ए बी लेती हूँ, ए पर जो है ओपन हो जाए यानी कि ए पॉइंट ना लूँ, और बी पे जो है क्लोज्ड हो जाए और इनके बीच के क्या हो जाए, पॉइंट्स हो जाए। तो इन्हें कहते हैं हम सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सेमी ओपन को हो या फिर सेमी क्लोज को, एक ही बात है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, ए इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ओपन वाला ब्रैकेट आएगा ए कॉमा, अब बी इंक्लूड है तो यहाँ पे क्लोज वाला ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर कैसे एक्स आएंगे? एक्स सच दैट, एक्स को लिखो बीच में, ये एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ए और लेस देन और इक्वल टू है बी, ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक, दूसरे केस में ये हो सकता है कि ए पर क्या हो, ये क्लोज्ड हो, अब बी पर ओपन हो, यानी कि बी को हम नहीं ले रहे हैं लेकिन ए से लेकर बी तक के सारे पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे ए पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, और बी पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसके अंदर एक्स ऐसे जाएंगे सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा। इस केस में इक्वल टू का साइन आ जाएगा क्योंकि ए ले लिया है और लेस देन बी है ये। ठीक, कई बार आप इस ब्रैकेट की जगह उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट भी देख पाओगे, ऐसा ए कॉमा बी, या फिर इसकी जगह ये तो क्लोज ए है, इस ओपन की जगह उल्टा स्क्वायर ब्रैकेट भी देख पाओगे। ठीक है, ये दोनों सेम ही मतलब है इनका। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंटरवल। इनके अलावा एक और इंटरवल है, अगर मान लीजिए ये सब जगह इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब देखा जाए तो ये रियल नंबर, ये रियल की जो लाइन है ये अपने आप में एक इंटरवल है। ठीक है, तो आपका जो रियल का सेट है वो अपने आप में एक इंटरवल है। कहाँ से? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, ओपन ब्रैकेट लगा रखे हैं। अब ये ओपन ब्रैकेट क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि इन्फिनिटी जो है कोई अपने आप में नंबर नहीं है, तो ये जो इन्फिनिटी है ये इसके अंदर आते ही नहीं है। आप जितना अप्रोच करो कभी भी आप इन इन्फिनिटी को अपने अंदर नहीं ले सकते। पहली बात, वो नंबर ही नहीं है। ठीक है, और ऐसा कोई आपके पास बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि आप यहाँ पे लिख सको कि हाँ भाई ये इसके अंदर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ओपन रहता है। क्लोज लगाते तो हम, क्लोज लगाने का मतलब ये होता कि ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इसके अंदर है। ठीक है, बट ये कोई नंबर ही नहीं है, सो वी डिनोट इट एज ओपन ब्रैकेट। सो आर को लिखा जाता है ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल, तो चाहे वो आपका
ओपन इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इन सब का लेंथ एक ही होता है। लेंथ यानी क्या कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो आपने बड़े में से छोटे को घटा देना है। ठीक है, यानी कि अगर आपका ये ए है, ये बी है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, और ए और बी से ये इंटरवल बन रहे हैं आपके, ठीक, तो लेंथ हो जाएगा आपका बी माइनस ए। ये किसी का भी हो सकता है, ये आपका ओपन का हो सकता है, क्लोज का हो सकता है, सेमी ओपन का हो सकता है, सेमी क्लोज्ड, वॉट एवर इट इज़, तो ये उसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। ठीक, अब यहीं पर मैं एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, दैट इज़ योर यूनिवर्सल सेट। फिर आज के वीडियो को ख़त्म कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो, है ना। इट इज़ यूनिवर्सल सेट। क्या मतलब यूनिवर्सल सेट का, जैसे यूनिवर्सल का क्या मतलब है, सबसे बड़ा, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, दैट इज़ यूनिवर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिया था, पहला एग्जाम्पल क्या दिया था, स्कूल का, और उसके अंदर क्लासरूम था। तो ये जो पूरा स्कूल है, इसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जैसे कि हमने क्लासरूम की बात की, क्लास के अंदर स्टूडेंट की बात की, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया, जब हम इस क्लास को, इस 11th क्लास को इस पूरे स्कूल का सबसेट ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो ये जो पूरा स्कूल हो जाता है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक है, अगर जैसे मैं रियल नंबर के मैंने लिया, रियल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, आगे वो, हाँ, जैसे ये है रियल नंबर में। ठीक, तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा जो सेट था वो आपका रियल का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देखा कि इसके अंदर जो है आपके रैशनल नंबर आ जा रहे हैं, फिर इसके अंदर जो है आपके इंटीजर आ जा रहे हैं, फिर इसके अंदर आपका क्या आ जा रहा है, नेचुरल नंबर आ जा रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे नेचुरल नंबर हो गया, हमारे पास नेचुरल नंबर दिया था, इंटीजर दिया था, रैशनल नंबर दिया था, और रियल नंबर दिया था। तो ये सारे सबसेट हैं किसके, रियल नंबर के। तो आप ये कह सकते हो कि सुपर सेट ऑफ ईच सेट, सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट। ठीक है, लेकिन ये किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, ऐसा नहीं कह सकती मैं कि अच्छा यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, और फिर क्लास 11th है। ठीक है, तो क्लास 11 और इनका कोई लेना देना नहीं, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ओके, इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है ये बदलता जाएगा सेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैंने ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, 1,3, 1,5,9 और ये 1, 3, 5, 7, 9, तो इस केस में देखा जाए तो सी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, बाकी बी, ए, एम्प्टी सेट ये इसके सबसेट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आर क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये स्कूल वाले कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक्स जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। उसी तरह से जैसे ये सेट ए लिया मैंने 1, 2, 3, 4 और बी लिया 1, 2, 3, 4, 5, तो ये बड़ा वाला सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जो सुपर सेट होता है, जो भी हमारे पास बाकी गिवन सेट हैं उनका जो सुपर सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ये किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग उदाहरण दे दिया। मतलब मैं मानती हूँ कि सेट ऑफ, मान लीजिए सेट ऑफ नंबर्स हो गया, और मैं कह रही हूँ सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स विथ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी हो सकता है ना, तो इनका कोई मेल नहीं है, इनका कोई मेल नहीं था। जैसे कि सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मान लीजिए जैसे कोविड के टाइम पे कोविड जो पॉजिटिव हुए उनका सेट ले लिया मैंने, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, जितने भी पूरी पॉपुलेशन है वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उनका और इनका कोई लेना देना नहीं है। और सेट ऑफ नंबर्स में ले लिया तो मान लीजिए जैसे रियल हो गया तो ये उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें आप धीरे 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 तब समझेंगे जब हम थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।